हेलो बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं अपने और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम दो बातों पे ध्यान देने वाले हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए इन टॉपिक्स की। तो काइनेमेटिक्स को मैंने एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप 1D मोशन भी बोल सकते हो। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो एक 2D मोशन का एक पार्ट है। और तीसरा रहेगा अपना रिलेटिव मोशन। 1D और 2D दोनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं और उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सिंगल स्टार का मतलब है कि भाई ये मेंस में पूछा जाता है, डबल स्टार का मतलब है एडवांस में, और ट्रिपल स्टार का मतलब है मेंस और एडवांस दोनों में ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन की शुरुआत होती है पोजीशन से, फिर चेंज इन पोजीशन को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाला, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आता है। ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि मेंस एक दो बार इससे क्वेश्चंस पूछ चुका है कि भाई पार्टिकल 2 सेकंड में इतना चला, फिर अगले 3 सेकंड में इतना चला, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इस तरीके से। तो आपको एक दो क्वेश्चंस इसके लगा लेने चाहिए एवरेज स्पीड के, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल ये वाला पार्ट है नहीं। ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये एक्चुअल में एक ऐसा पार्ट है जो आपको 11th और 12th, पूरे 11th 12th में आपको लगभग काम में लेना पड़ जाता है, जहाँ जहाँ पे भी मोशन होता है। इवन 12th में जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें ये रिलेशंस काम में लेने पड़ जाते हैं। रिलेशन बिटवीन पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये इस तरीके से रिलेशन रहते हैं और इन्हीं रिलेशंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे v बराबर रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब हम जानते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे हमें पोजीशन दे दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी पूछ लिया, डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी दे दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो इंटीग्रेट करना है। क्लियर? ऐसे ही वेलोसिटी दे दे इन टर्म्स ऑफ टाइम तो एक्सेलरेशन पता लगाओ, एक्सेलरेशन दे दे इन टर्म्स ऑफ टाइम तो वेलोसिटी पता लगाओ, तो फिर अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एस यहाँ पे पोजीशन है ना, जैसे एक्स एक्सिस पे चल रहा है, 1D मोशन एक्स एक्सिस पे है तो ये आ जाएगा dx, y पे है तो dy। तो ऐसे कभी कभी अपने को v पोजीशन के टर्म्स में दे देते हैं, टाइम के टर्म्स में दे तो ये फॉर्मूला काम में ले लो, पोजीशन के टर्म्स में दे तो ये फॉर्मूला काम में ले लो, ठीक। इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में देके और वेलोसिटी पूछे तो ये रिलेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। एक्सेलरेशन पोजीशन के टर्म्स में दे दें तो फिर ये वाला रिलेशन काम में ले लेंगे, ठीक। इन्हीं रिलेशंस के हेल्प से हम जानते हैं ये इक्वेशंस बनते हैं मोशन के। बेसिकली 3 इक्वेशंस है। चौथा ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, u + a/2 × 2n-1, ये भी काफी बार जेईई मेंस ने इस पे एक दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ये तो 3 याद रह जाते हैं, कभी कभी ये बच्चा याद नहीं रख पाता है। मेरा मानना है कि इसको भी आप इन तीनों के साथ ही लिख के रखो, है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली जेईई मेंस एडवांस दोनों में ही पूछा जाता है। मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, एडवांस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन एडवांस के काफी क्वेश्चंस में अपने को इक्वेशंस काम में लेने होते हैं ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन काम में हम लेते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये वाला पार्ट है ये मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये पार्ट आता है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी तुम बोल सकते हो कि सर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही पार्ट है, तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ये तो हम इक्वेशंस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, इक्वेशंस के हेल्प से ही आपको सॉल्व करने हैं। मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो अगर आप याद रख लेते हो तो आपका काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे लिए, अगर मैं सही से बोलूं तो 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन अगर आपको याद है तो आपका हर क्वेश्चन में अगर 30-30 सेकंड भी बच जाएं तो आप 3-4 क्वेश्चंस में 1-2 मिनट आप बचा सकते हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो। सिंपली छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, u²/2g। यहाँ से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ तो यहाँ से u²/2g तक जाएगा। वापस जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया वहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टोटल 2u/g, ठीक।
इसी तरीके से कोई पार्टिकल को h हाइट से हमने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा √2h/g। h हाइट नीचे आने में टाइम लगेगा √2h/g। काफी काम में आते हैं ये रिलेशन। और h हाइट जब वो नीचे आ जाएगा तो उसका स्पीड हो जाएगा √2gh। ठीक, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टिकल को हमने रिलीज किया, t टाइम में वो कितना नीचे आ जाएगा, 12g_t²। बच्चों ये जो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जेईई एडवांस सीधा कुछ इससे पूछता है नहीं, लेकिन मेंस ने काफी बार इससे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप दो बातों पे ध्यान दे लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि एक्चुअल में ग्राफ का स्लोप क्या रहता है और एरिया अंडर द ग्राफ क्या रहता है। अगर हम सही से बात करें, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को दे दिया जाए, ठीक, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, वेलोसिटी के। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, एक्सेलरेशन। क्लियर, तो ये बात याद रखो। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया का मतलब रहता है इंटीग्रेशन। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे तो उसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे तो v dt इंटीग्रेट करने का मतलब है हम एरिया ही निकाल रहे हैं। वो किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन के। at ग्राफ के लिए अगर हमें एरिया निकालना पड़े तो किसके इक्वल आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जेईई मेंस ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ऐसे पूछे हैं, vt ग्राफ दे दिया है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना था, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बात हो गई बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन की। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो बच्चों, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक तरीके से 2D मोशन का ही एक पार्ट है। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम ध्यान से देखें लास्ट ईयर के मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, तो मेंस और एडवांस दोनों ने ही जो ज्यादा जिस पार्ट पे फोकस किया है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एडवांस ने तो बेसिकली सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस किया है, ठीक है। मेंस ने एक दो बार जरूर इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला पूछ लिया, मैक्सिमम रेंज का इस तरीके से किया है, बस एक दो बार, ऐसा ज्यादा नहीं है कि रेगुलरली ऐसा नहीं किया है। लेकिन एडवांस ने तो क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा कुछ पूछा ही नहीं है 2D मोशन की अगर हम बात करें तो। अब इसमें मेंस और एडवांस दोनों ने ही इन फॉर्मूलाज पे ज्यादा फोकस किया है, इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही उसने पूछे हैं। तो ये फॉर्मूले तो आई थिंक सभी को याद रहे होंगे कि भाई पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाता है वो, ये फॉर्मूला है। कितना टाइम लगता है वापस ग्राउंड पे आने में, ये फॉर्मूला है। और रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक। एक बार के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेंस ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेंस ने तो सिंपली फॉर्मूले के यूज करो और आंसर निकालो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। किस तरीके से कि एक पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, इनके रेंज का रेशियो बताओ, मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ। या फिर एक पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट किया, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, दोनों के हाइट सेम है या एक का दूसरे से डबल है, तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या है। इस टाइप के सीधा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में आप वैल्यू रखो और आंसर निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। एडवांस हमें पता है कि भाई वो सिंपली ऐसा तो क्वेश्चन नहीं देगा कि यू दे दिया, थीटा दे दिया और बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। मेंस ऐसा करता है, मेंस क्या करेगा, यू दे देगा, थीटा दे देगा और इनके वैल्यूज पूछ लेगा। या फिर वो क्या करेगा कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और r² h का वैल्यू बताओ, या फिर h + r/2 इस टाइप से पूछ लेगा कि भाई जिसमें आपको फॉर्मूले रखने पड़ जाएं। एडवांस क्या करता है, एडवांस ने देखो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं कि भाई पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पे पार्टिकल ऐसे मूव किया। अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आधे पार्ट में, मतलब जब तक पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे गया है, ग्रेविटी है g, फिर
उसके बाद ग्रेविटी चेंज होके हो गया जी डैश। अब रेंज बताओ। तो सिंपली बात ये आ जाती है कि इस पार्ट को अलग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको अलग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर? और क्या पूछ लिया उन्होंने? ये पूछ लिया कि भाई एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे, ये ऐसे गया, यहाँ पे टकराया, रिबाउंड हुआ, कुछ एनर्जी इसने लॉस किया। तो एनर्जी लॉस करने का मतलब है कि जब वो रिबाउंड होगा तो हमें पता चल जाए कि भाई कितने स्पीड से वो रिबाउंड होगा। ये इंफॉर्मेशन इसलिए दिया गया है। फिर वो रिबाउंड होके और इस तरीके से गिरा, फिर अगली बार फिर उसने थोड़ा एनर्जी लॉस किया, यहाँ टक्कर हुई तो रिबाउंड होके फिर वो इस तरीके से चला। किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई ये रेशियो बताओ या फिर टोटल ये लेंथ बताओ। तो हर बार रेंज कैलकुलेट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई पहले तो मैक्सिमम हाइट था h, सेकंड टाइम में मैक्सिमम हाइट आया h डैश, h बाय h डैश बताओ। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो मेंस और एडवांस दोनों के ही क्वेश्चंस बन जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर? बाकी एक बार आप इस बात पे जरूर ध्यान देना कि जो इंक्लाइन प्लेन वाला पार्ट है एडवांस तो कभी नहीं पूछता है वो। हाँ, मेंस ने एक बार सिंपल सा ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आप जरूर एक बार याद कर लेना। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस, एडवांस के सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम आगे चलते हैं रिलेटिव मोशन। अब देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स का अपना लास्ट पार्ट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से बेसिकली क्या रहता है कि कुछ बच्चों को इससे डर लगता है। तो एक बार ये देख लो कि रिलेटिव मोशन में किस टाइप का क्वेश्चन मेंस और एडवांस पूछ रहा है और अपने उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो तुम। बाकी रिलेटिव मोशन ऐसी कुछ नई चीज नहीं है। जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के हिसाब से मैं तुम्हें समझाते जाता हूं। जो 1D मोशन है, रिलेटिव मोशन इन 1D, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है? मेंस ने काफी इस पे फोकस किया है, इस पार्ट पे, इन दोनों पे। सबसे पहले ये पार्ट, दो ऑब्जेक्ट है वो चल रहे होंगे, वो दोनों कार भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और उन दोनों का वेलोसिटी भी दिया होगा v1 v2, और इनके बीच का डिस्टेंस दे देते हैं कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस है d। बताओ कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, या कितने टाइम में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये ओवरटेक कर लेंगे। तो सिंपली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कुछ नहीं करना होता है आपको, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाओ, ये ए और बी में से। ठीक, मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन है a2। अब तुम जिस पे जाके बैठ गए हो उसका वेलोसिटी v2 जो है वो a में ले जाके ऐड कर दो, उल्टा करके। ये v2 इधर था, ऐसा करके, और a में ऐड कर दो v2। एक्सेलरेशन a2 ये इस तरफ है, उल्टा करके, ऐसा करके, और a में ऐड कर दो a2। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब एक्चुअल में ये 1D मोशन का क्वेश्चन बन गया है। b अब रेस्ट पे है, a आ रहा है तुम्हारी तरफ, v1 प्लस v2 वेलोसिटी है इनिशियल, और एक्सेलरेशन है a1 प्लस a2। क्लियर? अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन a2 इस तरफ होता तो हम उल्टा करके और ऐसे ऐड करते तो हमें a का एक्सेलरेशन दिखता a1 माइनस a2। क्लियर? तो अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हों और अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअल में हमें दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन का हम सहारा ले लें, मतलब एक पे जाके बैठ जाए, तो वो हमारे लिए अब रुक जाता है, हमें सिर्फ एक का मोशन ही ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो जिस पे जाके बैठते हो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा करके जिसको ऑब्जर्व करने वाले हो उसमें ऐड कर दो। अब ये क्वेश्चन 1D का क्वेश्चन बन गया है कि तुम यहाँ रुके हुए हो, ए चल रहा है, कितने टाइम में ये तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको ओवरटेक करके या तुमको क्रॉस करके और आगे निकल जाएगा। ऐसा ही अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट में मेंस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं, सेम लाइन पे हैं, वर्टिकल लाइन पे, बी को ऊपर फेंका, ए को नीचे की तरफ फेंका, कितने टाइम में ये कोलाइड करेंगे? कुछ नहीं करना है, कोई भी एक पार्टिकल को रोक दो, उस पे जाके बैठ जाओ, उसका वेलोसिटी
और उसका एक्सेलरेशन दूसरे में ऐड कर दो। अब अंडर ग्रेविटी में देखो खास बात क्या है, दोनों का ही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होता है, जी। अंडर ग्रेविटी अगर मूव कर रहे हैं तो अगर तुम बी के रिस्पेक्ट में बात करोगे, बी पे जाके बैठ जाओगे, तो बी का एक्सेलरेशन जब तुम उल्टा करके नीचे है, ऊपर की तरफ करके ए में ऐड करोगे तो देखो जी से ये जी कैंसिल हो गया। ए के पास खुद का एक्सेलरेशन तो था ही जी नीचे, एक और जी ऊपर आ गया तो कैंसिल हो गया ये, ठीक। अब फायदा क्या हुआ कि अब ए का एक्सेलरेशन अपने को क्या दिखेगा, जीरो, तो ए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। हाँ, बी का वेलोसिटी भी उल्टा करके और ए में ऐड कर देना है। तो अब जो ए का वेलोसिटी अब जो आएगा हमेशा वही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो अंडर ग्रेविटी जब भी दो पार्टिकल्स मूव करें तो अच्छा है कि हम रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन करें। रिलेटिव मोशन का सिंपल सा मतलब है किसी चलते हुए फ्रेम से हम ऑब्जर्व करते हैं, और किसी चलते हुए फ्रेम से ऑब्जर्व करो तो उस फ्रेम के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जिसको ऑब्जर्व करने वाले हैं उसमें ऐड कर दो। सिंपली क्वेश्चन 1D 2D का बन जाएगा। जेई एडवांस अगर फोकस करता है तो इस पार्ट पे फोकस करता है कि कोई प्लेटफॉर्म है या कार है जो आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, उस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बॉल है, उसने बॉल को फेंका, ठीक है। कभी कभी बॉल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देते हैं, कभी कभी इस मैन के रिस्पेक्ट में दे देते हैं। तो बताइए बॉल को कैच कितने टाइम के बाद वो कर लेगा, कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान देना है, आफ्टर प्रोजेक्शन, कि भाई बॉल को फेंकने के बाद दो बातों पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो जाता है, ठीक है। इन दो बातों पे जरूर ध्यान देना। एक बार अगर तुमने ध्यान दे लिया तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें इस बात का आइडिया नहीं लग पाता कि बॉल को उसने फेंका तो अब बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मूविंग फ्रेम से हम बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में। फिर उसके बाद बच्चों ये रेन प्रॉब्लम्स और जो रिवर प्रॉब्लम्स हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो एडवांस तो कभी देखो पूछता है नहीं। हाँ, मेंस ने एक बार रेन प्रॉब्लम से जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेन प्रॉब्लम बेसिकली कुछ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेन ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जर्वर है, वो ग्राउंड पे चल रहा है, रेन ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं, तो इसे अपना जो अम्ब्रेला है वो किधर होल्ड करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, जब ये रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करेगा तो इसका वेलोसिटी सभी रेन ड्रॉप्स में उल्टा होके और ऐड हो जाएगा। अब ये तो हो गया रेस्ट पे, और अब इसे रेन ड्रॉप का वेलोसिटी क्या दिखेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आता हुआ दिखेगा, रेन इस तरीके से, क्लियर। तो ये अम्ब्रेला को इस तरीके से ये होल्ड करेगा, ऐसे, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिवर प्रॉब्लम्स में वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, अगर आपको इसे समझने में ज्यादा दिक्कत लगे तो दो बातों पे जरूर ध्यान देना कि भाई रिवर फ्लो हो रहा है v स्पीड से और मैन स्विम कर सकता है u स्पीड से। तो अगर ये मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है तो ये किस तरीके से मूव करेगा, तो ये अपना पूरा वेलोसिटी इस तरफ लगाएगा u, लेकिन जैसे ही रिवर में कूदेगा v इसको और मिल जाएगा, क्लियर। तो अब एक्चुअल में ये इस पाथ पे ये मूव करता हुआ दिखेगा, खुद से ये हमेशा इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रिवर फ्लो इसको इधर ले आएगा। तो मिनिमम टाइम के लिए इसको अपना वेलोसिटी खुद से स्विम करना पड़ता है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर रिवर का विड्थ d है तो टाइम लगता है d/u ये। और सेकंड पूछा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर चलना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कौन सा है कि भाई इस लाइन पे चले, इस लाइन पे चल के वो रिवर को क्रॉस करे, तो जैसे ही रिवर में कूदेगा इसको रिवर फ्लो तो मिलेगा भी, है ना। तो ये क्या करेगा, खुद से इधर स्विम करने की कोशिश करेगा ताकि ये वाला कंपोनेंट इसका रिवर फ्लो को बैलेंस कर दे और यू का ये वाला कंपोनेंट इसको आगे इस तरफ मूव करवाता रहे। तो खुद से ये हमेशा इधर जाने की कोशिश करेगा टेढ़ा, लेकिन चलेगा हमेशा इस वाले पाथ पे, ठीक। तो शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने के लिए इसको इस तरीके से टेढ़ा स्विम करना पड़ता है। तो कितने एंगल पे स्विम करना पड़ता है ये पूछ लिया जाता है। तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल पे ये स्विम कर रहा है तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाता है u cos थीटा और इधर आ जाता है u sin थीटा। तो u sin थीटा किसको बैलेंस कर देता है v को,
और यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इन दो बातों पे जरूर ध्यान दे लेना। तो ये था बच्चों काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे, आई होप आपको हेल्प